नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि नेता बड़ी बड़ी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो अगर मगर चूकी चुनांचे लगाना शुरू कर देते हैं। अब यही सब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हो रहा है। महिला आरक्षण लागू करने वाले इस बिल के पास होने के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नारी सशक्तिकरण के लिए इस बिल की महिमा गा रहे थे। लेकिन जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने का मन बना लिया है, तो अब यही विपक्षी दल अगर मगर चूकी चुनांचे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन सबसे अजीबोगरीब डबल गेम कांग्रेस का सामने आया है। पिछले 30 साल से कांग्रेस यही दिखा रही है कि वो महिला आरक्षण की समर्थक है। सोनिया गांधी इसे हमेशा राजीव गांधी का सपना बताती है, लेकिन अब यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल में अड़ंगा डालने जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग जनगणना और परिसीमन जैसे मुद्दों पर इस बिल को फिर से ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, ऐसा आरोप है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे महिला आरक्षण पर कांग्रेस का डबल गेम। आज हम आपको सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के इस बदलते रुख को खुद उनके बयानों से साबित करेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहा है और देश की संसद नया इतिहास रचने के करीब है। मोदी सरकार का यह फैसला सिर्फ अतीत की संकल्पनाओं को ही साकार नहीं करेगा, बल्कि भविष्य के संकल्पों को भी पूरा करेगा। यह निर्णय, यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है और राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का दशकों का इंतजार खत्म होने का अब जो है उसका समय आ गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक होने जा रही है और इस दौरान इससे संबंधित 3 अहम विधेयक संसद में पेश किए जाने वाले हैं। सरकार ने सांसदों को महिला आरक्षण संविधान 131वां संशोधन विधेयक का जो ड्राफ्ट बिल भेजा है, उसमें महिलाओं को तुरंत आरक्षण का लाभ देना है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नई जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करने का प्रस्ताव है। पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान था कि महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही शुरू होगा। लेकिन नया विधेयक कहता है कि अगली जनगणना का इंतजार करने की महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें देरी होगी। इसलिए यह बिल जो प्रावधान करता है कि मौजूदा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करके इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो 2 दिन पहले दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह निर्णय न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी नई मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, तब विपक्ष ने 2029 में इसे लागू करने पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि और ये अपील की कि हर दल राजनीति से ऊपर उठकर देश की नारी शक्ति के हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय ले। आप भी सुनिए 13 अप्रैल को पीएम मोदी ने क्या कहा था। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे
और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। तो कल यानी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस बिल का लक्ष्य महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना है। ये 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक कोशिश है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये कितने बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है और इससे भारत की संसदीय प्रणाली के गणित में क्या क्या बदलाव आ सकता है। तो देखिए, सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहती है। माना जा रहा है कि इससे लोकसभा सीटों की संख्या बड़ा जो है वो 850 के करीब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, यानी सीधे सीधे 307 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इन 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। अब देखिए, महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। तो कुल 850 सीटों में से 33% अगर हम निकालें तो 273 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। और इस बदलाव का असर राज्यसभा और देश की सभी विधानसभाओं पर भी होगा। यहाँ भी सीटों की संख्या बदल जाएगी, यानी एक तरह से बढ़ जाएगी। और महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों तक। इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी, ताकि महिलाओं का हर जगह जो इनका प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। लेकिन पीएम मोदी की अपील के बाद भी कल संसद में महिला आरक्षण बिल पर महाघमासान के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो महिला आरक्षण के तो पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से तरफ से बुलाई गई इस बैठक में आज विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर साझा रणनीति को लेकर चर्चा की। वहीं कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि 2023 में जब ये कानून पास करवाया गया था, तब तो सरकार ने पहले जनगणना, उसके बाद परिसीमन और फिर इसे लागू करने की बात कही थी, लेकिन अचानक अब वो फिर से संसद में ये बिल क्यों ला रही है। आप भी सुनिए कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। Only I can say that we all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations. Continuously we are supporting women's reservation bill. 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment. जब 2023 में कानून पास करवाया तब तो कहा कि नहीं, ये पहले हम लोग 34 से लागू करेंगे महिलाओं का। पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी 21 वाली, डी हो गई है। उसके बाद में हम लोग परिसीमन करेंगे, तब लागू करेंगे। तो अचानक इनको क्या हो गया कि अचानक ही वापस ला रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं अमेंडमेंट करने का। उसी जो 2023 में कानून बन चुका है, उस वक्त सभी पार्टियों ने साथ दिया था। तो वहीं सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने पहले इस बिल को पास नहीं होने दिया था, अब वही ताकतें अब भी इसका विरोध कर रही हैं। आप भी सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा।
haven't you waited from 96? Don't you know the history of women's reservation? So when we bring it now, again the very same forces which did not allow the bill to pass. I remember in 2010 it was passed in the Rajya Sabha, but it couldn't find its way. It couldn't even be tabled in the Lok Sabha. And the very same forces today are saying, no, this is not all right, no, that is all right. Denying women is brazen. But Prime Minister Modi is committed to take everybody along and convince them, saying it's high time women get the respect. तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल पर अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 60 साल तक बिल को लटकाया और अब इसके लागू होने पर टाइमिंग, जनगणना और परिसीमन और ओबीसी कोटा न होने पर सवाल उठाकर विरोध कर रही है। आइए अब जानते हैं कि क्या सही में बीजेपी के इस आरोप में कोई दम है या फिर सही में कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है। आइए सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस के इस रुख का जो है वो पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। तो सोनिया गांधी हमेशा से महिला आरक्षण बिल को राजीव गांधी का सपना बताती आ रही है, लेकिन 2010 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन ये लोकसभा में पेश नहीं हो पाया और बाद में ये लैप्स हो गया। आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार होते हुए भी इसे कानून नहीं बना सकी। वहीं 20 सितंबर 2017 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण लाने की मांग की। 2023 में लोकसभा में यह बिल लाया गया और लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। कांग्रेस ने भी तब समर्थन किया था। उस समय कांग्रेस का यह कहना था कि इस बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने की क्या जरूरत है। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने 2023 में सदन में यही कहा कि महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करना चाहिए, यह कहा। लेकिन अब जब मोदी सरकार इसे लागू करने जा रही है तो सोनिया गांधी ने लेख लिखकर अपना विरोध जता दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं सोनिया गांधी का 2023 में दिया गया वो बयान जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए लोकसभा में कहा था, जिसमें आप खुद सुनिए सोनिया गांधी इस बिल को तत्काल लागू करने की जरूरत बता रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। तो सुना आपने, सोनिया गांधी ने 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में साफ साफ कहा कि महिलाओं को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इस बिल को तत्काल लेकर आइए। लेकिन अब यही सोनिया गांधी जी इस बिल को लेकर शायद जो उनका रुख है वो बदल गया है, उस बिल को वो टालना चाहती है। बात सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं है, राहुल गांधी भी इस मामले में पीछे नहीं है। एक जमाने में वो बार बार ये कहते थे कि मोदी सरकार परिसीमन और जनगणना के नाम पर इस बिल को टालना चाहती है। राहुल गांधी बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यह बिल तत्काल लाना चाहिए, और ये बात आज ये और बात है कि वो आज बदल गए हैं। लेकिन फिर भी राहुल के इस बदले हुए स्टांस पर आपको कोई शक ना हो, इसलिए हम आपको राहुल गांधी का सितंबर 2023 में दिया गया एक बयान सुना देते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बिना नई जनगणना के इस बिल को लागू किया जा सकता है। But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. तो राहुल गांधी ने क्या कहा? यही कि बिल तत्काल लागू करो, जनगणना की क्या जरूरत है। साथ ही साथ हम आपको अब बताते हैं, सोनिया गांधी के विचार हम आपको बता ही चुके हैं महिला आरक्षण पर, राहुल गांधी की बात बता चुके हैं। तो आइए अब लगे हाथों वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भी महिला आरक्षण पर पुराने विचार जान लेते हैं।
तो ये बात 14 अक्टूबर 2023 की है। इस दिन हैदराबाद में प्रियंका गांधी एक बड़ा जोशीला भाषण दे रही थी, जिसमें उन्होंने पूरी दमदारी से कहा था कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करो। ये और बात है कि जब इसे तत्काल लागू करने की बारी आ रही है तो ये विचार और सारा जोश जो प्रियंका का था वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो आप भी सुनिए महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के लिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से जोशीला भाषण दिया था। On your behalf today, my sisters, I demand more. I demand that we own our power. On your behalf, I demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. We, the women of India, have no more time to waste. It is our right to be counted in the political process. I demand that our worth is valued and respected. तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर पूरा एनडीए एकजुट है। एनडीए नेताओं ने 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के मोदी सरकार की संकल्प की तारीफ की है। आप भी सुनिए एनडीए के नेताओं ने सरकार के इस कदम पर क्या कहा। ये वो लोग हैं जो कभी भी लोकतंत्र के साथ चलने में जिनको तकलीफ होती है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये देश की आधी आबादी इन महिलाओं के हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है। यदि निर्णयों में महिलाओं को सहभागिता मिलती है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि लोकसभा के सीट्स 543 से 816 यानी कि 50% इंक्रीज और कॉन्स्टिट्यूशन के कैप के निमित्त 850 से कम 273 जो ये नए एक्सपैंडेड सीट्स है वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दे रहे हैं, वहां SC/ST को भी स्केल अप किया गया है। महिलाओं की हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे। तो महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जहां व्यापक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी पत्र लिखकर कह रहे हैं कि दक्षिणी के जो राज्य हैं उनकी सीटें बढ़ाना उन्हें मंजूर नहीं कि सीटें इस तरह से उत्तर भारत की बढ़ाई जाएं। और शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का मुद्दा उठाने से उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव की आशंका है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह राजनीतिक मौका परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। महिला आरक्षण के आड़ में आप जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का जो एक फंडा लाया है उससे इस देश में एक राजनीतिक असमतोल पैदा होने जा रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर वर्सेस दक्षिण का एक संघर्ष भड़क रहा है। CM Revant Reddy today writing letters to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Chief Ministers of the southern states, where the letter politics have started, and he wanted to create a north-south division, thus creating in the minds of southern states about the fear about the delimitation, about the increase of number of seats in that. It is nothing but a political opportunism. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे परिसीमन को लेकर विपक्ष कैसे फैला रहा है भ्रम। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं,
एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सरकार का आरोप है कि परिसीमन को लेकर विपक्ष जबरदस्ती भ्रम फैला रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि दक्षिण भारत की एक भी सीट कम नहीं होगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर आप विधेयक के सभी प्रावधानों को देखेंगे तो हर राज्य, क्षेत्र और समुदाय का ध्यान रखा गया है और इसमें दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। तो इस राजनीतिक विवाद के बीच ये जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक देशवासी परिसीमन की प्रक्रिया को समझे और किसी बहकावे में ना आए। तो देखिए, आजादी के बाद से ही इस देश में परिसीमन की व्यवस्था रही है। दरअसल परिसीमन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का दोबारा तय करने की एक प्रक्रिया है। इस बार परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और अभी तक सीटों का जो आधार था वो 1971 की जनगणना थी, जो 2026 तक के लिए मान्य थी। भारत में परिसीमन का मतलब है संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया। अब तक भारत के इतिहास में परिसीमन आयोग का जो गठन है वो 4 बार किया जा चुका है, जैसे 1952, 1963, 1973 और 2002। आजादी के बाद की शुरुआती दशक में परिसीमन के परिणाम स्वरूप लोकसभा सीटों की संख्या में सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई। 1951 की जनगणना के बाद सीटों की संख्या 489 से बढ़ाकर 494 हो गई। 1961 की जनगणना के बाद ये संख्या बढ़कर 522 हो गई। इसी के साथ 1971 की जनगणना के बाद ये बढ़कर मौजूदा संख्या 543 तक पहुंच गई। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देने के लिए 2001 तक लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज करने का फैसला लिया, यानी वहीं की वहीं 543 पर रोक दिया। बाद में 2001 में 84वें संशोधन के जरिए इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि भले ही जनसंख्या बढ़ती रही, सीटों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार संविधान में संशोधन करके परिसीमन आयोग बनाएगी। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज होंगे और परिसीमन आयोग सभी निर्वाचन क्षेत्र दोबारा से तय करेगा, संख्या में बदलाव होगा। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे बलूच विद्रोहियों ने समंदर में पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे किया ढेर। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल
है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका पूरा सच में स्वागत है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से अपने प्रांत की आज़ादी की मांग कर रहे बलूच विद्रोहियों ने न केवल अब खुद की नेवी यानी नौसेना बना ली है, बल्कि उसने समंदर के अंदर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक हमला रविवार को हुआ, जिसमें ग्वादर पोर्ट के पास पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की एक गश्ती नाव पर विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 3 जवान मारे गए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले करती रही है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन BLA ने पहली बार समंदर के रास्ते हमला किया है। आइए देखते हैं इस हमले का पूरा वीडियो। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।